हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ एनालिसिस 2024 के स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज से बेसिकली आरपीएफ जो एसआई की एग्ज़ाम है ये स्टार्ट हो चुकी है। आज 2 दिसंबर 2024 हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करेंगे। और गाइज आपको पता होगा जब एग्ज़ाम संपन्न नहीं हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उससे पहले ही कई सारे फेक वीडियोस आपको जो है देखने को मिले थे। तो उन फेक वीडियोस से आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग आपको फेक क्वेश्चंस जो है कवर करवा रहे हैं, जिनसे आप हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में चले जाएं और गलत क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने लग जाएं। तो आप थोड़ा सा जो है सावधानी रखें, सतर्कता रखें और अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम बड़ा ही किफ़ायती आपके लिए है और बड़ा ही आपको इसका सदुपयोग करना है, ताकि आप अच्छे से जो अपना स्कोर है वो उसको एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सके। सो आप सभी के लिए हम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके एग्जाम में सीधे बने हैं और डायरेक्टली हमें बताए गए हैं, है ना। तो हम फर्स्ट शिफ्ट के आज के क्वेश्चंस आज को आपको जो है डिस्कस करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी मिल पाए, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार इस चैनल पर आपको वीडियोस आरपीएफ एसआई के लिए मिलने वाले हैं। और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिएगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्नबिल जो त्यौहार है ये कौन से महीने में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार आप सभी को बताइए। मल्टीपल टाइम इससे क्वेश्चंस बना है और हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस पूछे जाता है। तो दिसंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हॉर्नबिल जो त्यौहार है ये दिसंबर जो महीना है इसमें मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। मोस्टली आपसे स्टेट का नाम पूछा जाता है, तो नागालैंड आप याद रखिएगा। यहाँ पर मनाया जाने वाला एक ये उत्सव है जो कि दिसंबर में 1 से 10 के बीच में मनाया जाता है। इसे गाइस त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, जैसे कि बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक है। इसी तरह से त्योहारों का त्योहार कौन सा है? हॉर्नबिल त्योहार या महोत्सव, है ना। ये जो है लोक नृत्यों, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजनों और हस्तकला, कला कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नागा जातीयता को प्रदर्शित करता है। नागालैंड जो है पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है जो म्यांमार जो है सीमा से लगा हुआ है। तो म्यांमार की सीमा से सटा हुआ राज्य है ये नागालैंड। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ये विभिन्न जनजातियों की संस्कृतियों का जश्न मनाने वाले त्योहारों और बाजारों के साथ विविध स्वदेशी जनजातियों का घर है ये माना जाता है। इसे जो है लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि, क्लियर है, इसके नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक आदिवासी त्योहार समृद्ध और रंगीन पारंपरिक परिधानों से सजे धूमधाम और उल्लास के साथ में यहाँ पर मनाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो डिटेल है ये आपके लिए बड़ी मेहनत कर कर हम निकाल कर लेकर आते हैं, ताकि आपका क्वेश्चंस बने आपका आगे आने वाली शिफ्ट में, तो यहीं से आपका क्वेश्चंस कवर हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। और इसीलिए इतनी मेहनत करके हम आपके लिए डिटेल लेकर आते हैं। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। और आप सभी इसको जरूर से पढ़ कर जाए, 100% गारंटी ले सकते हैं क्वेश्चन आपको इसी डिटेल में से आगे देखने को मिलेंगे, जैसा कि हर एग्जाम में मिलता भी है। चलिए गाइज देखिए, हमारी ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज है आरपीएफ एसआई के लिए। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट किया है और जितनों ने टेस्ट दिया है उनका काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पर रहा है और काफ़ी अच्छा जो है फीडबैक उनका आ रहा है। तो आप भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। डेमो दे रखा है, डेमो आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्लियर है। सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में अभी थोड़ा सा बीच में गैप भी है ना। तो उस गैप के बाद में जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ये रहेगी, क्योंकि इतने दिनों में आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जितने दिन आपको टाइम मिले आप यहाँ से अच्छे से टेस्ट लगाकर टाइमिंग को भी अपना मैनेज कर सकते हैं और अपना स्कोर भी अच्छे से वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है उसमें आप फिर जो है हम एनालिसिस करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन टॉपिक को आप जो है इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है आपके लिए। सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस पर आपको ये मिल जाएगी अभी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एटलीस्ट एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, IMPS का पूरा नाम आपसे पूछा है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा IMPS का। इमीडिएट पेमेंट सर्विस फुल फॉर्म इसका है IMPS। इसका तात्पर्य है यानी कि तत्काल भुगतान सेवा। अगर हिंदी में दे रखा था तो ये आएगा, इंग्लिश में दे रखा था तो ये आएगा। ये भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को तुरंत पैसा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है।
IMPS का प्रबंधन जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है NPCI, इसके द्वारा किया जाता है, NPCI है ना। तो NPCI के द्वारा इसका जो है प्रबंधन किया जाता है। IMPS 24/7 यानी कि आपका 24 घंटे है ना, सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध है। और इसका जो उपयोग है विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल है जैसे कि परिवार के किसी सदस्य को पैसा भेजना, बिलों का भुगतान करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना या अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तिल का जो क्षेत्रफल है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। तो भारत में सर्वाधिक जो तिल क्षेत्र है ये इस कौन सा है ना। तो भारत में सर्वाधिक तिल जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। महाराष्ट्र जो है ये देश में तेल का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगर तेल पूछे जाए तो तेल याद रखिएगा, तिल पूछे जाए तिल याद रखिएगा। महाराष्ट्र तेल देश में जो है तेल का अग्रणी उत्पादक राज्य है। और इसके बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है। बात यहाँ पर तिल की जा रही है, तिल का भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तिल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में तिल की जो खेती है ये रबी और खरीफ दोनों मौसमों में होती है। यानी कि जो तिल है ये मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल भी है और रबी की फसल भी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो तिलहन है या तिल है ये मध्य प्रदेश में किस खेती के अंतर्गत आती, कौन सी जो है खेती के अंतर्गत आती है, रबी या खरीफ या उपरोक्त दोनों। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है और आप गलत करके आ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में तिल की जो फसल है इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान टेम्परेचर चाहिए होता है और 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश सही चाहिए होती है। हल्की दोमट मिट्टी जो है इसकी ज़रूरत होती है इसको जो है होने में, या तिल की फसल को की पैदावार के लिए। मध्य प्रदेश में तिल की फसल के लिए 289,000 हेक्टेयर जमीन है। और मध्य प्रदेश में तिल के सबसे ज़्यादा जो उत्पादन वाले जिले हैं इसमें आपका सीधी आता है, एक तो दूसरा छतरपुर है, फिर टीकमगढ़, शहडोल और पन्ना। ये जो जिले हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं तिल का मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तिल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बुंदेलखंड और बघेलखंड एरिया है। और मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन में 31% हिस्सेदारी ये रखता है मध्य प्रदेश। तो आपको स्पेशली याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत में कौन सा मानसून होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर वाला जो महीना है या ये जो बीच का ये है सिस्टम, तो ये शीतकालीन मानसून के अंतर्गत आता है। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भारत में जो है शीतकालीन मानसून होता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत में शीतकालीन मानसून होता है और इसे उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। ये जो मानसून है दक्षिण पूर्व भारत में मौसमी बारिश लाता है। तो भारत में मानसून दो तरह का होता है, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, दूसरा शीतकालीन मानसून होता है। ग्रीष्मकालीन जो मानसून है इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये जून से सितंबर तक रहता है और पूरे भारत में इससे बारिश होती है। मानसून के दौरान गर्म महासागरों से हवाएं जमीन की ओर बहती है और नमी लेकर आती है। जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती है तो बारिश होती है। मानसून गर्त एक कम दबाव वाली प्रणाली है जो गर्मियों के मानसून में या जो मौसम है इसमें भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में विकसित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तबला वादक जाकिर हुसैन साहब जो है किस घराने से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन बना था। पंजाब घराना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जाकिर हुसैन पंजाब घराने जो है इसके प्रसिद्ध तबला वादक थे जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे थे और जाकिर हुसैन को भारत सरकार ने 1988 में पद्मश्री, सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है ये आप याद रखिएगा। जाकिर हुसैन साहब को 1988 में पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण मिला था, सभी को आपको याद रखना है। जाकिर हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी सारी मान्यताएं मिली थी। तो जाकिर हुसैन ने कई एल्बम और साउंड ट्रैक बनाए थे। जाकिर हुसैन को तबला बजाने की कला के लिए स्पेशली जाना जाता है। जाकिर हुसैन को तबला और इसे बजाने वाले संगीतकारों के बारे में सोच बदलने का जो श्रेय है ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये आ जाएगा। इसके अलावा इसके बाद में आएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन। तो ये नाम आप देख लीजिएगा, यही क्रम है सही अगर आप देखें तो, है ना। तो यही आई थिंक इसी तरह से आपको मिला होगा। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश के महान शासक थे। गुलाम वंश की बात करें, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था ये और इसकी जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये जो वंश था 1206 से 1290 तक चला था और इस वंश में 5 शासक थे। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम महिला थी। रजिया को अलदीन के नाम से जाना जाता था,
है ना, अल्दीन के नाम से इसको जानता है, रजिया सुल्तान को। रजिया को कथित तौर पर उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने मार दिया था। इसके अलावा बात करें दिल्ली सल्तनत के कुछ वंश के बारे में, जैसे कि सबसे पहले थे गुलाम वंश। यहाँ पर 1206 से 1290 तक शासन किया था गुलाम वंश ने, और इसे मामलुक भी कहा जाता था गुलाम वंश को। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, यह पहला शासक था गुलाम वंश का। इसके बाद में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया था। खिलजी वंश जो है, इसे मुस्लिम साम्राज्यवाद के चरमोत्कर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। जलालुद्दीन खिलजी जो थे, इसका संस्थापक थे, याद रखिएगा, खिलजी वंश के। इसके बाद में तुगलक राजवंश आता है, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। उसने दिल्ली के पास तुगलका जो बादशाह है शहर है, इसकी स्थापना भी करवाई थी। और इसके बाद में आता है फिर कौन सा? लोधी राजवंश, जो कि 1451 से 1526 तक रहा था, और वे सैयादी राजवंश के उत्तराधिकारी बने। राजवंश का संस्थापक कौन था? लोधी। तो ये था बहलोल लोधी, लोधी राजवंश का संस्थापक था। तो आपको ये डिटेल इसलिए बताइए ताकि क्वेश्चंस बनेंगे आगे से, और आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश के संबंध में इनमें से कौन सा जो कथन है ये सही है? तो कथन तो एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाए कि क्या दे रखे थे, बट यहाँ पर डिटेल हमने डाल दी जो यहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। देखिए, उन्होंने चांदी का सिक्का यानी कि टका जो है और तांबे के सिक्के जीतल प्रचलित किए थे। टका और जीतल जो प्रचलित किए थे, किसने किए थे? इल्तुतमिश ने। तो ये सही है। उन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता जो थी, इसको चालीसा के रूप में स्थापित किया था, ये भी सही है। और उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो तीनों चीज़ें जो की थी ये इल्तुतमिश ने की थी। तो ये 3 कथन यहाँ पर सही है ना। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया इन्होंने, और वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठे थे। वह दिल्ली सल्तनत जो था, ये इसका दूसरा शासक था। इल्तुतमिश मामलुक वंश से संबंधित था, और 40 वफादार गुलामों के एक टुकड़े का गठन किया था इन्होंने, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चालीसा भी कहा गया। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि तुर्कान चहलगामी की जो स्थापना थी, ये किसने की थी? इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लाहौर के स्थान पर दिल्ली जो राजधानी शिफ्ट की थी, ये भी इल्तुतमिश ने ही की थी। और चांदी के सिक्के यानी कि टके और तांबे के सिक्के जीतल, इनको प्रचलित के शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से केरल, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कौन सा जो है जुड़ा हुआ है? तो ये जो 4 अलग अलग नाम दे रखे हैं हमको, केरल, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसका हिस्सा कौन सा है ना? इन चारों में से कौन सा इसका हिस्सा है? तो इनमें से कोलकाता जो है ये इसका हिस्सा है। 4 शहर है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़े हुए हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली आपका, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई, और चौथा है चेन्नई, है ना। तो इन 4 शहरों को ये जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर कोलकाता आपका इसमें आ रहा है, तो कोलकाता करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भारत के 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। 5846 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत के सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, और दुनिया में 5वीं सबसे लंबी है। इस परियोजना की जो योजना है ये 1999 में बनाई गई थी, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया और 2012 में पूरा किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 फरवरी 1999 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो प्रबंधन है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में से पूछा गया था आपका क्वेश्चन, खिलाड़ी का नाम दिया था, है ना, दिया गया था, और किससे संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट था कि ये जो खिलाड़ी है ये किससे संबंधित है। अब एग्जैक्ट तो नाम तो याद नहीं रहा कि खिलाड़ी का नाम क्या दे रखा था, क्योंकि आपको पता ही 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 50 तो एग्जैक्ट याद रखना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हमें सबसे अधिक क्वेश्चंस 45 के लगभग क्वेश्चंस, लगभग पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, जो कि हम आपको भी डिटेल में कवर करवा रहे हैं, है ना। तो किसी क्वेश्चंस में अगर थोड़ा बहुत कोई यहाँ पर जो है ना मिसिंग चीज़ें रह जाए तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस इतने सटीकता के साथ आपको बताइए याद भी नहीं रह पाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ डिटेल आपके लिए डाली थी, जैसे कि भारत में, देखिए भारत ने पहली बार जो है 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। भारत ने पहली बार जो है किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो पेरिस ओलंपिक में लिया था सन 1900 में। कलकत्ता, अब कोलकाता, इसमें जन्मे नॉर्मन प्रीचर्ड, है ना, नॉर्मन प्रीचर्ड इनका नाम है। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय बने थे। तो याद रखना है आपको,
नॉर्मन जो प्रिचर्ड है ये ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। इनका संबंध किस शहर से है भारत के, तो ये कोलकाता से है, कोलकाता। और इन्होंने जो है 5 एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भाग लिया था। इसके अलावा पेरिस 2024 की बात करें तो पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। इसमें 1 रजत, 5 कांस्य पदक शामिल थे। मनु भाकर जो है इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था। मनु भाकर ओलंपिक में शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा। मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धाओं के प्री टू क्वार्टर फाइनल है, इसमें जगह बनाने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ये बेसिकली बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। आधुनिक अनुवांशिकी जो है इसकी खोज अगस्टिनिया भिक्षु ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, आपको बताइए। और उन्होंने वंशागति के मूल सिद्धांत की भी खोज की थी। तो मेंडल ने मटर के पौधे जो है इस पर प्रयोग किए थे और उन्होंने जानने के लिए हजारों क्रॉस निषेचन प्रयोग किए कि मूल पौधे से संततियों में विशेषताएं कैसे पारित होती है। मेंडल के काम से शुरुआती सबूत मिले जिन्हें 1900 में फिर से खोजा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया पादप जगत से रिलेटेड, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला है बट डिटेल हमने बता दी है। पादप जगत में यूकेरियोटिक, बहुकोशिकी और क्लोरोफिल युक्त और कोशिकी भित्ति वाले जीव आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी अगर बने कि पादप जगत के अंतर्गत कौन सा जीव आते हैं, तो यूकेरियोटिक, बहुकोशिकी, क्लोरोफिल युक्त और कोशिका भित्ति वाले जीव इसमें आते हैं पादप जगत में। पादप जगत या फिर वनस्पति जगत से जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पादप जगत में यूकेरियोटिक, बहुकोशिकी, क्लोरोफिल युक्त, कोशिका भित्ति वाले जीव आते हैं। पादप जगत में कोशिकी, शैवाल से लेकर बरगद के पेड़ जैसे विशाल शामिल होते हैं। और पादप जगत जो है इसके जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इससे अपना भोजन बनाते हैं। पादप जगत के जीवों में फूल वाले पौधे, शंकुधारी पौधे, फर्न, क्लब मॉस, हार्नवॉर्ड्स, लिवरवॉर्ड्स, मॉस और हरे शैवाल जो है इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है गति का द्वितीय नियम कौन सा है, या इसको परिभाषित करिएगा, इस तरह से क्वेश्चन था। तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है। ये क्या है, गति का द्वितीय नियम है। याद रखिएगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के मुताबिक किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उस वस्तु के संवेग में बदलाव की दर के समानुपाती होता है। ये आपको बिल्कुल सरल भाषा में हमने बता दी है। और ये जो बदलाव है उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया गया हो। इस नियम को गणितीय रूप से इस तरह लिखा जाता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। और इस नियम को भौतिकी के सबसे मौलिक नियमों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद से संबंधित है। आर्टिकल 148 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। केग जो है इसका संबंध है आर्टिकल 148 से। तो अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी है। इस अनुच्छेद के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के से अभिपत्र जारी करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटा भी सकते हैं। ये जो पद है हटाने का तरीका और आधार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के तरीके और आधार जैसा ही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है इसका पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से ये बेसिकली लिया गया है, आपको याद रखना है। केग जो है भारत में ये विशेषता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभ किसे मिला है। बेरोजगार या अल्प रोजगार वाले जो लोग हैं इनको बेसिकली यहाँ से लाभ मिला है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP है ना, इसके तहत इन लोगों को लाभ मिलता है जैसे कि जिनका स्वरोजगार शुरू हुआ है करना हो, बेरोजगार या फिर अल्प रोजगार वाले लोगों को। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इसको खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर लागू करता है। वहीं राज्य स्तर पर इस योजना का जो कार्यान्वयन है इन संस्था के जरिए होता है, जैसे कि KVIC, राज्य खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और कायर बोर्ड यानी कि बैंकों के राज्य कार्यालय, इसके तहत इनका कार्यान्वयन होता है राज्य स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि कोई सी योजना थी, इसको आए हुए कितने वर्ष हो गए, इस तरह से था। ये एग्जैक्ट योजना का नाम ही नहीं मिल पाया कि क्या योजना थी, बट हम जो है यहाँ पर आपको पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चंस बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप आगे की जो तैयारी है उसको इस तरह से कर पाए बिल्कुल सटीकता के साथ में, है ना। एग्जैक्ट हमने बता दिया कि योजना पूछी गई थी, कितने आए हुए कितने वर्ष हुए हैं, है ना। तो सभी योजना आप देख लीजिएगा, उसका वर्ष देख लीजिएगा, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, कब शुरू की गई है और कब शुरू की गई। तो फिर आपको ऐसे तो पता लग ही जाएगा कि कितने दिन इसको आए हुए हो गए हैं। तो जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके बारे में वो आप अच्छे से देख लीजिएगा।
क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस लगातार आपके बनने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 30 है अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के शिक्षण अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षण अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार देता है। इसे शिक्षा का अधिकार चार्टर भी कहा जाता है। और भारत के संविधान का जो आर्टिकल 31 है ना, अनुच्छेद 30 एक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से यहाँ पर देखिएगा, 3 से 4 जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आर्टिकल से पूछे गए हैं। तो आर्टिकल तो आप अच्छे से पहली फुर्सत में निपटा लीजिएगा। जिन लोगों ने आर्टिकल को पढ़ रखा है वो अच्छे से रिवीजन करके जाएं, जिन्होंने नहीं देखा है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर से देख के जाएगा। क्वेश्चन आगे वाले दिनों में भी 4 से 5 पूछे जाने की पूरी संभावना है ना। तो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 120 है किससे संबंधित है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से इसका संबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से जुड़ा हुआ है। इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद में कामकाज हिंदी अंग्रेजी में होगा। हालांकि अगर कोई सदस्य हिंदी अंग्रेजी में खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो उसे राज्यसभा के जो सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष है सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो महाभियोग जो प्रक्रिया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA से ली गई है ना। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान का जो आर्टिकल 61, 124, 4, 5 और 117, 218 इसमें महाभियोग का जिक्र मिलता है। इन आर्टिकल अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जो महाभियोग है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति को इनके स्थान पर नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर आरिफ अलवी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इनको डॉक्टर आरिफ अलवी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आसिफ अली जरदारी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपका था कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है आसिफ अली जरदारी ने। आसिफ अली जरदारी ने 10 मार्च को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक दिन पहले ही इस अनुभवी राजनेता को भारी बहुमत से देश का अगला राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो श्री जरदारी डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2023 में अपना 5 साल का जो कार्यकाल है पूरा करने के बाद 5 महीने तक पद पर बने रहे। तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये थे राजकुमारी अमृता कौर। आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनी थी और उन्होंने 10 सालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता थी ये। इनका जन्म 1889 के लखनऊ में एक शाही राज परिवार में हुआ था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ये थी। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके थे। एक ये क्वेश्चन था इस तरह से, एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं। तो देखिए, समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। और जनगणना जो है हर 10 साल में गृह मंत्रालय के द्वारा भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा करवाई जाती है। 15वीं जो जनगणना है ये भारतीय जनगणना 2011 में करवाई गई थी। भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का था। भारत में दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.07% लोग निवास करते हैं और भारत का जनसंख्या जो घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि BF की पहली महिला, ऐसा कोई था क्वेश्चन आपका, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया था तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था। जिन लोगों को पता है कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस ये हमने अभी आपको बताया था RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, सिर्फ 50 रुपये की है। अगर अभी तक आपने इसका डेमो वगैरह चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है बीच में, तो आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर आप अच्छे खासे कमांड भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स यहाँ पर डाले हैं, तो जो टॉपिक आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ रहे हैं उन पर आप अच्छी कमांड करके जाइएगा। एनालाइज आप पहले ही कर सकते हैं इसके माध्यम से कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा देखना है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये 2025 के लिए स्पेशल SSC DD की टेस्ट सीरीज है हमारी और आपकी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ गाइस। फरवरी में आपकी एग्जाम में आपको बताइए, स्टार्टिंग फरवरी से ही है आपकी एग्जाम स्टार्ट। तो आपके पास में
कुल मिलाकर दिसंबर और ये जनवरी का ही महीना है, यानी कि काफ़ी कम टाइम अगर आप देखें तो आपके पास में है। यहाँ पर आपको 500 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे इसमें, जहाँ से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। नाममात्र की फीस पर आपको ये मिल जाएगी, डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। क्लियर है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, इसमें भी लगभग 2 महीने का ही टाइम आपके पास में है। आरपीएफ कांस्टेबल की लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। 500 से अधिक टेस्ट भी यहाँ पर डाले गए हैं। तो ये नंबर है, एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इन सभी पर, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं। और नाममात्र के शुल्क पर अगर आप अभी परचेज करते हो तो आपको ये मिल जाएगी। तो देर किस बात की, जाइए और डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है आपका यहाँ से कोई और भी चीज़ें जो है जो आपको मिल जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट डाला गया है, एक बार आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जो स्पर्धा है इसमें कांस्य पदक जीता है, उसके विपक्ष में कौन सा देश था? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो दक्षिण कोरियाई जो था ये था दक्षिण कोरिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इस मैच में भारत की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को 6-10 से हराया था। इस मैच में कोरिया ने पहले सेट जीता था, लेकिन इसके बाद मनु और सरबजोत ने लगातार 5 सेट जीते थे। और गाइज योजना जो है, इन योजनाओं से 2 क्वेश्चंस बने थे, आपके 2 क्वेश्चंस बने थे, अच्छे से देख कर जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बेदार हिरन यानी कि जिसको चीतल भी ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना। तो धब्बेदार जो चीतल है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान इसमें पाया जाता है। ये जो है जंगलों और नदी के किनारों पर रहता है। तो आपको एग्जैक्ट क्या मिला था, यह स्टेट का नाम दे रखा था भारत के, या फिर ये कंट्रीज दे रखी थी, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी हमने बता दिया। चीतल भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में जंगली पाए जाते हैं, जहां वे खुले देश के करीब वुडलैंड्स और सागौन के जो बागान हैं इसमें रहते हैं, और संभवतः सर्दियों में अपने जो धब्बे बनाए रखते हैं, क्योंकि इस समय जलवायु बहुत गर्म होती है और कई पेड़ अपने पत्ते नहीं खोते। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संप्रभुता का जो उल्लेख है ये है, तो ये प्रस्तावना में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में संप्रभुता का उल्लेख प्रस्तावना में देखने को मिलता है संविधान की। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द जो है इसका उल्लेख है। संविधान का जो अनुच्छेद 51A(c) है, इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता जो है इसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तीसरी अनुसूची के तहत मुख्य न्यायाधीशों, केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों की शपथ में भी संप्रभुता जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो अनुच्छेद है ये भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित है? आर्टिकल 343 करेक्ट आंसर रहेगा 343। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। हालांकि यह अंग्रेजी को तब तक राजभाषा के रूप में घोषित करने की अनुमति देता है जब तक कि संसद इसे हिंदी के साथ बदलने का प्रस्ताव पारित नहीं कर देती। हिंदी भारत की 22 अनुसूचित जो भाषा है इनमें से एक भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के अनुसार 20 करोड़ से ऊपर आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये 20 करोड़ से ऊपर आबादी वाला राज्य है। भारत के 3 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फार्मिक एसिड जो है ये लाल चींटियों में पाया जाता है, जुआ में। इसके अलावा शहद की जो मक्खियां हैं इनमें भी पाया जाता है, बिच्छू के डंक में और बर्रों के डंक में ये फार्मिक एसिड देखने को मिलता है। फार्मिक अम्ल आपको याद रखना है। कुछ पौधों में जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया इसमें होता है, रोस्पबेरी, अनानास, सेब, कीवी, प्याज, बैगन और खीरे, इन पौधों में भी आपको, पौधों और फलों में भी आपको जो है ये फार्मिक एसिड देखने को मिलता है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपको इस तरह से नाम मिला तो इनमें से लगा लीजिएगा, इनमें से मिला हो तो इनमें से लगा लीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कैसा से प्रदेश कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। गाइस देखिए पैटर्न जो है वो लगभग वही है, एसएससी वाला ही है ना, जो हमने जीडी में आपको सीजीएल में कवर करवाए थे, लगभग सेम क्वेश्चंस आपके देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप अच्छे से देख कर जाए, ऑलरेडी हम सारे क्वेश्चंस आपको कवर भी करवा चुके हैं, कई सारी वीडियोस दे चुके हैं, उनको भी देख के जाएगा। सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चंस आपको उसी पैटर्न पर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें कि क्वेश्चंस रेलवे के अलग है, एसएससी के अलग है। क्वेश्चंस तो वही है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हो सकता है, बाकी हमें जहाँ तक लग रहा है क्वेश्चंस उसी टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। बाकी जहाँ से आपके चेंज होंगे उन क्वेश्चंस को हम आपको डायरेक्टली बता देंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आया है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रशासित जो प्रदेश है ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। अब ज़्यादा जनसंख्या, है ना, इसके अलावा आप जो और भी लिंगानुपात वगैरह हैं इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। केंद्रशासित प्रदेश वाले क्वेश्चन आगे बनेगा आपका। संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व, जैसे कि दमन और दीव जो है यहाँ का है 2192,
दादर नागर हवेली का 1809 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ का 46 है, पुडुचेरी का 2547। तो सबसे कम जो है यहीं का है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगला क्वेश्चन है शतरंज 2024 का ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये है गुकेश डोमराजू, इनका नाम है। शतरंज के ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमराजू ने 2024 फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता था और इस जीत के बाद गुकेश ने 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा जो चैंपियन डिंग रिलेन है इनसे मुकाबला करने का ऐलान किया था। गुकेश ने इस टूर्नामेंट में जीत हासिल करके ये उपलब्धि हासिल की थी कि वे अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फीडे की जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है इसके लिए चुनौती पेश की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का विकास दर कब तक रहेगा? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो शायद नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से होगा कि भारत का जो विकास दर है ये वर्तमान में कितना है, या कोई ईयर आपको दे रखा होगा उसमें पूछा होगा कि इस साल में कितना था। देखिए चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भी भारत दुनिया के प्रमुख देशों के बीच में सबसे तेज गति से विकास करेगा। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जो GDP विकास दर है ये 6.6% रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, महाराष्ट्र का एक कोई खिलाड़ी का नाम दिया था, है ना, तो वही पूछा था खिलाड़ी का नाम, या फिर आपका स्टेट पूछा था कि किस राज्य से इनका संबंध है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीबी जो मापन है, गरीबी का मापन कैसे किया जाता है? तो गरीबी का मापन 3 पॉइंट फैक्टर है इसके, प्रमुख गणना अनुपात है, कैलोरी का सेवन और घरेलू उपभोग व्यय। ये 3 चीज़ें होती हैं गरीबी का मापन करने के लिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है, बट इन तीनों में से आपको जो भी ऑप्शन में मिला हो उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हैं। तीनों मिला हो तो तीनों भी कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा धर्म का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? अल्पसंख्यक जो है ये शिक्षा धर्म का प्रचार प्रसार आर्टिकल 30 के आधार पर कर सकते हैं, अनुच्छेद 30(1) के आधार पर। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30(1) है इसके तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। इस अधिकार का जो मकसद है अलग अलग धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को अपनी संस्कृत भाषा लिपि को संरक्षित करने और बनाए रखने के मौके देना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें प्रतिबिंब जो है इससे क्वेश्चन बना था, इसमें प्रतिबिंब से प्रश्न था। तो बिंब और प्रतिबिंब से जुड़े कुछ सवाल और जवाब, जैसे कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है हमेशा आभासी और उल्टा होता है। इसके अलावा प्रतिबिंब का आकार बिंब यानी वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस बुक्स के लेखक के बारे में भी पूछा था, बुक्स का एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं रहा उनको जिन्होंने बताया है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा बुक्स वगैरह। और आपको बताइए यहाँ पर अभी हाल में आपके जो पेपर हुए हैं किसके, आपके अभी हाल ही में जो पेपर RPF के हुए हैं RRB LP के, है ना, तो RRB ALP में भी आपका ऑटोबायोग्राफी बुक्स वगैरह से क्वेश्चंस बने हैं। MTS में भी इससे पहले बने, CGL में भी बने। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं आप अच्छे से देख लीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट लेवल की बुक्स वगैरह अच्छे से देख के जाए, क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली यहाँ से बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह और भी सभ्यता वगैरह सिविलाइजेशन, इन सभी को देख कर सभी क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा 2003 का एक क्वेश्चन आया था, आई से था कि कितना कम या बड़ी है, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है। 2 क्वेश्चंस बने थे 2003 वाले, एक ये था 2003 से, एक और क्वेश्चन आपका बना था, तो 2 क्वेश्चंस बने थे 2003 से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शतरंज खिलाड़ियों देश का संबंध, है ना, शतरंज खिलाड़ी कोई नाम था, इसका संबंध किस राज्य से है ना। तो आई थिंक बता रहे थे कि महाराष्ट्र से, इस तरह से। तो महाराष्ट्र से कई शतरंज खिलाड़ी है जिनमें कुछ नाम ये रहे, जैसे कि अनुपमा गोखले, भाग्यश्री थिप्से, अभिजीत कुंटे, प्रवीण थिम्से, रोहिणी खादिलकर। तो ये अगर देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में मिला होगा तो, या फिर और कोई भी हो सकता है, हमें पॉसिबिलिटी है कि यही होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिड़ाना, है ना, भिड़ाना पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो यह हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है इसमें एक छोटे से गांव में है। भिड़ाना पुरातात्विक स्थल हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है इसमें एक छोटे से गांव में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट के मुताबिक भिड़ाना की जो स्थापना है 75-70 ईसा पूर्व में हुई थी। पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ की साइट है इससे भी ज़्यादा ये पुराना है। याद रखिएगा, हरियाणा का फतेहाबाद जिले में ये देखने को मिलता है भिड़ाना पुरातात्विक स्थल। तो यहाँ पर गाइज हमें जितने भी क्वेश्चंस मिले पूरे के पूरे लगभग हमने बताने में कोशिश किए। 44-45 क्वेश्चंस थे, ओनली 4 से 5 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर ये मिसिंग है। बाकी जितना भी मिल पाए सारा का सारा हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। तो आप सभी का, जिन लोगों को अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, कमेंट करके जरूर से अपने क्वेश्चन बता दीजिएगा, 2nd और 3rd शिफ्ट के,
ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर पाएँ। क्लियर है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और डेली बेसिस पर आपको वीडियोस मिलने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ, जो टाइम आपको दिया है उसी में आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ, तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस करनी है। और इसके ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर आप ले सकते हैं, है ना। लिमिटेड टाइम है। कोई डाउट है कुछ करे से नंबर दे रखे पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डेमो डाला है एप्लीकेशन पर, जाके एक बार डेमो भी ले लीजिएगा, जो कि फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको 10 FLTs मिलेंगे, 280+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सारी दुनिया भर की चीज़ें मिलेगी। तो एटलीस्ट आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, इतना ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा कि आप यहाँ से बड़े आराम से तैयारी आप कर सकते हैं, है ना। ये SSC GD की है हमारी, जिस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है, नाममात्र के शुल्क पर मिल जाएगी। काफ़ी कम टाइम आपके एग्जाम में है, तो आप यहाँ से जल्दी से ले सकते हैं। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल की है। देखिए गाइज, जो पैटर्न आपका आरपीएफ एसआई में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट पैटर्न की जो टेस्ट सीरीज है ये आरपीएफ कांस्टेबल की भी देखने को मिलेगी। डेमो इसका भी चेकआउट कर सकते हैं, नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी कम प्राइस में इसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से विजिट करिएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। PDF अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की तो आपको एप्लीकेशन पर जाना है ना, एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।